ठीक है, सो रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने अपना चैप्टर 1 जो था लास्ट वीक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। ये कुछ बुक की जो एडिशंस हैं उसमें ये चैप्टर 2 है और कुछ एडिशंस के अंदर चैप्टर नंबर 3 है। तो इट डजंट मैटर। बहरहाल चैप्टर ये है इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, और इसके अंदर हम जो असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस हैं मिप्स आर्किटेक्चर की, उनको स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट क्या होता है, उसका सिंटेक्स क्या है, और और इंस्ट्रक्शंस जो है वो क्या काम करती हैं इसके अंदर, और रजिस्टर्स क्या होते हैं, किस तरह से हम लोग छोटे मोटे प्रोग्राम्स जो हैं वो लिखते हैं असेंबली के अंदर, डेटा को किस तरह मूव करवाते हैं। तो ये जो आप लैब में काम कर रहे हैं ये उसके साथ लिंक हो जाएगा, क्योंकि लैब में आप एक्चुअली मार्स के सिमुलेटर पे काम करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ी सी प्रोग्रामिंग सीखेंगे और फिर उस प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट जो है आप जाके लैब के अंदर करेंगे। ठीक है जी। तो ये ओवरव्यू है इस चैप्टर का, और ये तकरीबन नेक्स्ट 3 वीक्स, 3 to 4 वीक्स हम लोग इसी को इंस्ट्रक्शंस को ही समझेंगे। इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन या कमेंट हो तो आप बात कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे चलें। अच्छा, सो सिंस देयर इज नो क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहली बात तो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शन होती क्या है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन जो है इट इज द लैंग्वेज ऑफ द मशीन, यानी कि ये इंस्ट्रक्शन जो है वो वाहिद चीज है जो कि मशीन समझ सकती है। आप उसको वैसे कुछ भी नहीं बता सकते, उसकी अपनी एक लैंग्वेज है, एंड अनलेस एंड अनटिल यू टॉक इन द लैंग्वेज ऑफ द मशीन तो ऑब्वियसली उसको समझ नहीं आएगी। तो जस्ट लाइक एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसी तरह से ये असेंबली की भी है। फर्क इसमें और जो हायर लेवल लैंग्वेजेस जो आपने पढ़ी हैं वो ये है कि इसके ये ज्यादा इधर लिखा हुआ है मोर प्रिमिटिव। प्रिमिटिव से क्या मुराद है कि ये सिंपल है ज्यादा, इसमें कोई बहुत ज्यादा जो है ना कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शंस नहीं है। जिस तरह से इसमें कोई वाइल का लूप नहीं होगा, फॉर लूप नहीं होगा, इफ एल्स टाइप स्टेटमेंट्स नहीं होंगी, सिंपल सी इंस्ट्रक्शंस होंगी। हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब हम यहाँ पे वाइल लूप भी लेके आएंगे, फॉर लूप भी लगाएंगे, इफ एल्स भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन उनको बड़ी सिंपल इंस्ट्रक्शंस के साथ करेंगे। खाली एक कोई कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शन नहीं होगी। ठीक है, it's very restrictive. For example, MIPS arithmetic instructions. Again, इसके अंदर बड़ी limited सी arithmetic instructions हैं. Mainly, you have add, subtract, multiply, and divide. सिर्फ यही 4 arithmetic instructions हैं. इसमें कोई sin of x, cos of x, tangent और तरह की जो आपकी arithmetic होती हैं instructions वो नहीं है। अगेन फिर सवाल ये पैदा होता है कि अच्छा अगर हम लोगों ने साइन ऑफ एक्स निकालना होगा तो वो हम किस तरह निकालेंगे। तो उसके लिए फिर आप एक लंबा सा प्रोग्राम लिखेंगे जो साइन ऑफ एक्स को ब्रेक करेगा किसी एडिशन या सब्ट्रैक्शन के एल्गोरिदम के अंदर, और उस एल्गोरिदम के थ्रू आप जो है कोई कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो आइडिया यही है कि काम आप इसमें सारे कर सकते हैं, लेकिन आपको उसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है इनटू सिंपल इंस्ट्रक्शंस। ये मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस काम करती हैं। इसमें इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है, ये हम लोग जो हमारा आर्किटेक्चर है इसका नाम हमने पहले भी बात की थी, मिप्स है। ठीक है, और ये यूज होता है बाय एनईसी, निंटेंडो, सिलिकॉन ग्राफिक्स, सोनी, और अब तो और भी बहुत सारी जो डिवाइसेस हैं उनके ऊपर यही वाला इंस्ट्रक्शन सेट इस्तेमाल होता है। एक चीज जिसका आपने ख्याल करना है कि इट इज नॉट रिलेटेड टू मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। एक मिप्स हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, तो हमने कहा था कि मिप्स इज मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। तो अगर एक कंप्यूटर उसकी स्पीड 1 मिप्स है तो इसका मतलब है वो 1 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड एग्जीक्यूट करती है। तो वो स्पीड का मेजर है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक इत्तेफाक है कि जो हमारा इंस्ट्रक्शन सेट है उसका भी नाम मिप्स ही है। वैसे मिप्स के बारे में अगर आप जानना चाहें कि मिप्स से बनता क्या है,
तो MIPS से बनता है माइक्रो कंप्यूटर विदाउट इंटरलॉक पाइपलाइन स्टेजेस। अभी शायद ये आपके लिए मुश्किल होगा समझना कि लॉक क्या होता है पाइपलाइन में और पाइपलाइन खुद क्या होती है। तो फिलहाल अभी आप इसके ऊपर ना सोचें, ये जब हम पाइपलाइनिंग पढ़ लेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि विदाउट इंटरलॉक पाइपलाइन स्टेजेस क्या होते हैं। और इसको बनाने का जो डिजाइन गोल था वो ये था कि हमने परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करना है और कॉस्ट को कम करना है और डिजाइन टाइम को कम करना है। यानी कि जो हार्डवेयर हमने डिजाइन करना है, हार्डवेयर जो है वो इस इंस्ट्रक्शन सेट को लेके डिजाइन होता है, यानी इसके अंदर जितनी इंस्ट्रक्शंस होंगी उसके मुताबिक हार्डवेयर डिजाइन किया जाएगा। तो हम लोगों ने हार्डवेयर की डिजाइन टाइम को कम करना है, उसकी कॉस्ट को कम करना है। इसका मतलब है कि हमें इंस्ट्रक्शंस को सिंपल रखना पड़ेगा, क्योंकि जितनी सिंपल इंस्ट्रक्शन होगी उतना सिंपल उसके नीचे हार्डवेयर होगा, और जितना सिंपल हार्डवेयर होगा उतनी उसकी कॉस्ट कम होगी और उतनी ही उसकी स्पीड ज्यादा होगी। यानी ये बात आपने याद रखनी है हमेशा कि जो सिंपल हार्डवेयर होता है वो हमेशा तेज चलता है बनिस्बत कॉम्प्लिकेटेड हार्डवेयर के, वो स्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, तो ये इसका बैकग्राउंड है। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, यानी सिंपल हार्डवेयर से क्या मतलब, सिंपल हार्डवेयर से क्या मतलब समझ अच्छा, नहीं लगी। मैं बिल्कुल एक सेकंड आपके अटेंडेंस डाउनलोड कर लूँ। अच्छा, हार्डवेयर जो है, जिस तरह से आप लोगों ने DLD में पढ़ा होगा, बहुत तरह की चीजें हमने पढ़ी थी DLD के अंदर, मसलन लैचेस हैं, फ्लिप फ्लॉप्स हैं, रजिस्टर्स हैं, डिकोडर्स हैं। तो कोई भी हार्डवेयर जिसमें ये यूनिट ज्यादा लगे हुए होंगे वो स्लो चलेगा। मसलन एक हार्डवेयर यूनिट है उसमें 20 डिकोडर्स हैं और एक और हार्डवेयर यूनिट है जिसमें 10 डिकोडर्स हैं। तो जो 10 डिकोडर वाला हार्डवेयर यूनिट है वो तेज होगा बनिस्बत 20 के। ठीक है, इसी तरह से कोई मेमोरी है, मेमोरी जितनी बड़ी होती जाएगी उतनी वो स्लो होती जाएगी। तो ये यहाँ पे इस तरह से करके जो है ना लगाया गया है। तो ये इस तरह से है कि हार्डवेयर में जितने ज्यादा यूनिट्स, जितने ज्यादा मुख्तलिफ चीजें होती हैं उतना ही वो स्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया आपको? जी सर। ओके, तो अगर किसी और का कोई सवाल नहीं है तो फिर हम थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं, अपनी स्लाइड को देखते हैं। अच्छा, अब before we move on and look at all the instructions and the different types of instructions that we have, हमें एक चीज अभी थोड़ी सी समझने की जरूरत है और वो है रजिस्टर्स। ठीक है, सो रजिस्टर जो है वो क्या चीज है? रजिस्टर जो है वो इट इज फॉर डेटा स्टोरेज, यानी ये एक हार्डवेयर है और इसके अंदर हम लोग अपना डेटा स्टोर करते हैं। रजिस्टर फिजिकली कहाँ पे लोकेटेड है? रजिस्टर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर है, यानी ये जो आपका CPU है इसके अंदर ये रजिस्टर्स बने हुए हैं। ठीक है, DLD में भी आपने रजिस्टर्स को पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। तो इसके अंदर बहुत सारे जो हम आपका प्रोसेसर है उसके अंदर रजिस्टर्स। ठीक है, कितने रजिस्टर्स हैं MIPS के अंदर? इट हैज 32 रजिस्टर्स। ठीक है, सो 32 मुख्तलिफ रजिस्टर्स हैं और हर रजिस्टर का साइज कितना है? हर रजिस्टर 32 बिट्स का है, यानी कि 32 रजिस्टर्स हैं और हर रजिस्टर में आप 32 बिट्स स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल बिट्स आप कितनी स्टोर कर सकते हैं? 32 इंटू 32, 1 किलो बिट्स। ठीक है, 32 बिट्स का मतलब ये है कि 8 बिट का एक बाइट होता है, तो एक रजिस्टर में आप 4 बाइट्स हैं वो स्टोर कर सकते हैं, 4 बाइट्स ऑफ डेटा, और आपके पास 32 डिफरेंट रजिस्टर्स हैं। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि
हमें इन रजिस्टर्स की क्या जरूरत है, इन रजिस्टर से हम क्या काम लेते हैं। तो ये जो भी डेटा जिस पे माइक्रो प्रोसेसर ने ऑपरेट करना होता है, आपके कंप्यूटर ने ऑपरेट करना होता है, उसको पहले आपको एक रजिस्टर में लाना पड़ता है, क्योंकि वो डायरेक्टली मेमोरी से नहीं, मेमोरी पे जाके डेटा को ऑपरेट नहीं कर सकता। डेटा जब तक प्रोसेसर के अंदर नहीं आएगा और वहां पे टेम्परेरी कहीं स्टोर नहीं होगा, तब तक आप उस पर ऑपरेट नहीं कर सकते। तो ये डेटा, सो जितने भी ऑपरेशन होते हैं प्रोसेसर के, वो रजिस्टर से डेटा लेता है, उसके बाद उस पर कोई ऑपरेशन करता है और उसके बाद उसको वापस एक और रजिस्टर में ही लिखवा देता है टेम्परेरी स्टोरेज के तौर पे। और फिर बाद में हम किसी स्पेशल इंस्ट्रक्शन से उस डेटा को रजिस्टर से मेमोरी में या हार्ड ड्राइव में या आउटपुट के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाते हैं। जैसे आप जब एक की भी दबाते हैं, आप ए की दबाते हैं, तो क्या होता है कि ए का एक एस्की कोड निकलता है। एस्की कोड आपकी मेमोरी में जाता है, तो मेमोरी से वो इंटरनल एक रजिस्टर में जाके सेव हो जाता है और उसके बाद आप उसके ऊपर जो भी आपने ऑपरेशन करना है वो परफॉर्म करते हैं। तो हर प्रोसेसर के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं। ये 32 रजिस्टर्स जो हैं, ये कोई फिक्स नहीं है कि ये 32 ही होते हैं। आजकल जो नए प्रोसेसर्स हैं इंटेल के, ये जो नए कोर 2 डुओ हैं या क्वाड कोर हैं, उनमें तकरीबन 64 रजिस्टर्स हैं, 64 रजिस्टर्स हैं। और वो उसमें कुछ 32 बिट्स के भी हैं और कुछ 64 बिट के भी रजिस्टर्स हैं। ठीक है। तो अच्छा, दूसरी चीज ये है कि हर रजिस्टर का जो है एक यूनिक नाम होगा असेंबली लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि ज़ाहिर है उस रजिस्टर में जब आपने डेटा लिखवाना है तो आपको रजिस्टर का कोई नाम रखना पड़ेगा, तो ही उसका डेटा वहां पे जाएगा, नहीं तो अदरवाइज तो रेंडमली किसी भी रजिस्टर के अंदर चला जाएगा। सो इट विल हैव अ यूनिक नेम। और ये जो नेम होगा, इसका एक यूनिक बाइनरी कोड होगा। बाइनरी कोड से क्या मुराद है, यानी 1 और 0 के अंदर। और कोड की लेंथ क्या होगी, 5 बिट्स लॉन्ग। 5 बिट्स क्यों होगा, क्योंकि 5 बिट्स के अगर आप करें 2 रेज़ टू पावर 5 तो बनता है 32। तो इसका मतलब है कि 32 कॉम्बिनेशन जो हैं वो 5 बिट्स के बनते हैं। तो जो पहला रजिस्टर होगा उसका जो है कोड हो जाएगा लेट्स से 00000। अगले रजिस्टर का कोड हो जाएगा 0001। अगले रजिस्टर का हो जाएगा 0010 टिल 11111। ये आपके वो हो जाएंगे। तो ये जो आपके 32 रजिस्टर्स हैं, हर 32 रजिस्टर को के लिए एक कोड होगा और वो कोड उसका नाम होगा, उसको आप उसका एड्रेस कहेंगे उस रजिस्टर का। तो दैट विल बी द एड्रेस ऑफ अ रजिस्टर। एनी क्वेश्चन सो फार? नो सर। ओके, बाकी भी किसी का कोई सवाल नहीं है? अगर नहीं है तो नो कहें अनम्यूट करके, मुझे पता लगे आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं। नो सर। नो सर। ठीक है। सो ये वही चीज है, 32 रजिस्टर्स हैं और अगर मैं 2 रेज़ टू पावर 5 करूं तो मेरा आंसर आता है 32। तो 32 कॉम्बिनेशन जो हैं वो बनते हैं 5 बिट्स के। तो पहले रजिस्टर का एड्रेस ये होगा, अगले रजिस्टर का ये होगा, अगले रजिस्टर का ये होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आखिरी रजिस्टर का एड्रेस जो है वो ये होगा। तो 5 बिट्स आर रिक्वायर्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रजिस्टर। अच्छा, अब इन रजिस्टर्स को असाइन कौन करता है? तो इन दीज रजिस्टर्स आर असाइन्ड बाय द कंपाइलर। ठीक है। जब आप अपने प्रोग्राम को, जो आप सी में आपने लिखा हुआ है या जावा में लिखा हुआ है या HTML में लिखा हुआ है, उसको जब आप कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर जो है एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन आपकी जो मुख्तलिफ वेरिएबल्स होते हैं या कोई डेटा होता है उनको असाइन करता है इंटरनली इन रजिस्टर्स के साथ और बताता है कि जी ये वेरिएबल इस रजिस्टर में चला जाएगा, ये वेरिएबल इस रजिस्टर के अंदर चला जाएगा। ऑब्वियसली आपके पास टोटल 32 रजिस्टर्स हैं, सो आप 32 ज्यादा वेरिएबल्स नहीं रख सकते, बल्कि कुछ रजिस्टर्स आप देखेंगे वो फिक्स्ड हैं, उनमें वेरिएबल भी नहीं आ सकता। तो ये नहीं होता कि आपका पूरा प्रोग्राम जो है वो एक वक्त में उसमें जितना भी डेटा है और जो भी कुछ है वो सारा रजिस्टर्स में चला जाएगा। उसका एक बड़ा छोटा सा हिस्सा जो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा उसका डेटा रजिस्टर्स में जाएगा। जब उस प्रोग्राम का वो छोटा सा हिस्सा एग्जीक्यूट कर चुकेगा तो फिर वो इन रजिस्टर्स को खाली कर देगा और फिर नेक्स्ट डेटा रजिस्टर्स के अंदर आ जाएगा। फिर वो उन पे ऑपरेट करेगा, फिर उनको खाली करके वापस मेमोरी में लेके जाएगा और फिर आ जाएगा।
तो इस तरह से रजिस्टर्स जो हैं वो बार बार आप उनको रीराइट करते रहते हैं, क्योंकि रजिस्टर्स थोड़े से ही हैं। तो ये एक स्लेट की तरह है जिस पर आपने कोई डेटा लिखा, फिर आपने मिटा दिया स्लेट को, फिर आपने लिखा नया डेटा, फिर मिटा दिया। तो आप उसमें लिखते जितनी मर्जी बार जाए, लेकिन आपको बार बार उसको मूव करना पड़ेगा डेटा को। ठीक है, तो सो कंपाइलर इसको असाइन करेगा, और 5 बिट कोड रजिस्टर का कौन जनरेट करेगा? आपका असेंबलर। तो जो मार्स का असेंबलर है वो इसका 5 बिट कोड जनरेट करेगा। तो आपके लिए आसानी है, इन द सेंस कि आपको खुद ये कोड जनरेट करने की जरूरत नहीं है। आप असेंबली में भी जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप सिर्फ रजिस्टर का नाम लिखेंगे, और उसका जो 5 बिट का यूनिक कोड होगा वो आपका असेंबलर जो है वो जनरेट कर देगा। एनी क्वेश्चन ऑन दिस? नो सर। ओके, बाकी लोग सो रहे हैं, जाग रहे हैं? जाग रहे हैं सर। जाग रहे ये तो हैं। आपकी जाग रहे हैं सर। पक्की बात है, ठीक है। अच्छा, आगे हम लोग चलते हैं। ये रजिस्टर नेम्स हैं मिप्स असेंबली लैंग्वेज के अंदर, तो ये इनके नाम है। अब आप इन नामों से जरा डिसअपॉइंट ना हो, ये बस इसी तरह के नाम है। इन नामों से कुछ खास पता नहीं चलता कि ये रजिस्टर किस लिए है, लेकिन बहरहाल यही नाम है। एक तो पहली बात ये कि रजिस्टर का जो नाम है वो हमेशा डॉलर साइन से शुरू होता है। ठीक है, सो डॉलर साइन का मतलब है कि ये एक रजिस्टर, आगे जो भी आप लिख रहे हैं वो एक रजिस्टर का नाम है। तो ये आपके पास आप देखें S0 से S7 तक 8 रजिस्टर्स हैं। ठीक है, इनमें आप कोई भी वेरिएबल, कोई डेटा सेव कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक और स्ट्रिंग ऑफ रजिस्टर्स है, ये 10 रजिस्टर्स ये हैं T0 से लेके T9 तक। ये टी यहाँ पे स्टैंड करता है टेम्परेरी डेटा के लिए, यानी कि जो टेम्परेरी डेटा है वो आप यहाँ पे लिखवा सकते हैं। यानी दो नंबर्स को ऐड किया, उसका सम है वो आपने टेम्परेरी कहीं सेव करना है, तो वो आप T0 से लेके T9 तक किसी भी रजिस्टर के अंदर लिखवा देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक रजिस्टर है जो जिसका नाम है ZER। ये रजिस्टर जो है ना, इसमें हमेशा बस जीरोस पड़े रहते हैं। इसके अंदर ना आप कोई डेटा लिखवा सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं, बस इसमें हर वक्त जीरो पड़ा हुआ होता है। आप इसको रीड कर सकते हैं, आप इस रजिस्टर को किसी और रजिस्टर में ऐड करवा सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमेशा जीरो ही रहता है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि जीरो रहने का क्या फायदा है, तो वो हम देखेंगे आगे कि ये हमारे काफी काम आता है जीरो का रजिस्टर। उसके बाद हमारे पास 4 रजिस्टर्स हैं A0 से A3 तक। फिर हमारे पास कुछ रजिस्टर्स हैं जिनका नाम है GP, SP, RA, AT। और अगर आप कंप्लीट रजिस्टर्स की लिस्ट देखना चाहते हैं तो पेज 64 में तमाम रजिस्टर्स की लिस्ट है। फिलहाल हम लोग जो यूज करेंगे बस उन्हीं को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये SP और वगैरह रजिस्टर्स हैं, ये स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स हैं, स्टैक पॉइंटर के लिए इस्तेमाल होते हैं और चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे हम इन रजिस्टर्स का यूज भी समझते जाएंगे कि किस तरह से। ठीक है, तो ये आपके हो गए 32 रजिस्टर्स। इसके बारे ये सारी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं है, क्योंकि ये ऊपर हैं 18, 19, और फिर ये 4 बनते हैं 23, और फिर ये 4 बनते हैं 27। तो टोटल 32 रजिस्टर्स हैं, 5 इसमें भी कम है। तो वो आप 64 के ऊपर पूरा एक टेबल बना हुआ है, उसमें हर रजिस्टर का नाम लिखा हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं। जी, एनी क्वेश्चन सो फार? अभी तक सबको क्लियर है हमने जो कुछ पढ़ा है? सर डॉलर साइन एज ए सिंटैक्स आ रहा है साथ में। है डॉलर साइन? डॉलर साइन एज ए सिंटैक्स है इधर। किसमें, मार्स में? सर ये रजिस्टर में जो शुरू में डॉलर साइन यूज हो रहा है ना, हाँ हाँ ये एज ए सिंटैक्स यूज हो रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये बता रहा है कि इसके आगे जो भी लिखा हुआ है वो एक रजिस्टर का नाम है। ठीक है जी। यस सर। ओके,
सो ये एक छोटी सी इमेज, छोटा सा इमेज मैं बनाया था इसको समझने के लिए कि ये देखिए नीचे ये जो डब्बा है ना, ये है आपका प्रोसेसर और यहाँ पे आपकी है मेमोरी इस तरफ, ठीक है। मेमोरी के अंदर आपके प्रोग्राम का सारा डेटा, सारे वेरिएबल, सारे अरे, सब कुछ हर वक्त मौजूद होता है, ठीक है। और उसके बाद जिस डेटा पे उसने ऑपरेट करना होता है, इमीडिएटली जिस पे ऑपरेट करना होता है, वो डेटा यहाँ से मूव करके इन रजिस्टर्स के अंदर लाया जाता है। और जब वो रिजल्ट आ जाता है तो फिर रजिस्टर से डेटा वापस मूव कर दिया जाता है मेमोरी के अंदर। तो जब तक वो उस पर ऑपरेट कर रहा होता है, वो डेटा इधर ही रहता है लोकल रजिस्टर्स के अंदर। जब वो ऑपरेट करके उसको लगता है प्रोसेसर को अब इस डेटा की मुझे फर्दर जरूरत नहीं है, अगली जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इस डेटा को इस्तेमाल नहीं कर रही, तो वो फिर इस डेटा को मूव कर देगा मेमोरी के अंदर, और नया डेटा जो अगली इंस्ट्रक्शन के लिए रिक्वायर्ड होगा वो रजिस्टर के अंदर आ जाएगा। सर एक रजिस्टर के अंदर वैल्यू कब तक स्टोर रहती है? जब तक प्रोग्राम रन हो रहा होता है? जी, जब तक प्रोग्राम रन हो रहा होता है और जब तक आप अपनी असेंबली के अंदर खुद इंस्ट्रक्शन, जब आप असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसके अंदर आप खुद इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई आप इस डेटा को मूव कर दो मेमोरी में। तो आप एक मूव की इंस्ट्रक्शन है, एक लोड और स्टोर की इंस्ट्रक्शंस होती हैं स्पेशल ना। तो जब आप लोड की इंस्ट्रक्शन देते हैं तो डेटा मेमोरी से लोड हो जाता है रजिस्टर के अंदर। जब आप स्टोर की इंस्ट्रक्शन देते हैं तो डेटा रजिस्टर से मेमोरी में वापस स्टोर हो जाता है। तो आप खुद यानी असेंबली की हद तक जब आप असेंबली में प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप खुद इन रजिस्टर्स को मैनेज करेंगे, ठीक है ना। और आप देखेंगे कि आपके पास कोई फारिग रजिस्टर नहीं है तो आप फिर एक इंस्ट्रक्शन देके कुछ रजिस्टर्स को फारिग करवाएंगे और फिर उन पे डेटा लोड करेंगे। तो असेंबली में तो ये आपके कंट्रोल में होंगे रजिस्टर्स, लेकिन जब आप वैसे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं तो फिर कंपाइलर इसको मैनेज कर रहा होता है। वो कंपाइलर खुद ही डेटा को मूव कर देता है बैक एंड फोर्थ। ठीक है जी, क्लियर हो गया? यस। ओके। अच्छा, अब ये जो हमारा आर्किटेक्चर है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं इस वक्त, यानी इसमें जो प्रोग्रामिंग जिस तरह से होती है उसके बारे में चंद इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपने अपने जहन में रखनी है, क्योंकि अगर आप ये जहन में नहीं रखेंगे तो फिर आपका प्रोग्राम गलत होना शुरू हो जाएगा और आप गलतियां करेंगे और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। अच्छा, सो पहली बुनियादी चीज जो आपको क्लियर होनी चाहिए इस आर्किटेक्चर के बारे में, कि इस आर्किटेक्चर को हम लोग कहते हैं लोड स्टोर आर्किटेक्चर। लोड स्टोर आर्किटेक्चर, इसका क्या मतलब है लोड और स्टोर? मैंने आपको बताया था कि लोड और स्टोर जो है दो इंस्ट्रक्शंस हैं जिससे हम लोग लोड से डेटा मेमोरी से लोड करके रजिस्टर में लाते हैं, और स्टोर की इंस्ट्रक्शन जो है उससे उसमें हम डेटा रजिस्टर से वापस मेमोरी में लेके जाते हैं। तो ये लोड स्टोर आर्किटेक्चर क्या है? लोड स्टोर आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि पहली इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि यू कैन ओनली ऑपरेट ऑन डेटा दैट इज इनसाइड द रजिस्टर्स। मीनिंग कि आप अभी डेटा अगर आपका मेमोरी में पड़ा हुआ है तो आप उस पर ऑपरेट नहीं कर सकते, उसके ऊपर आप कोई भी काम नहीं कर सकते। डेटा आपका हार्ड ड्राइव पे पड़ा हुआ है, डेटा आपका आईओ में पड़ा हुआ है, कहीं पे भी पड़ा हुआ है, आप उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन, कोई परफॉर्मेंस, कोई चीज उसके ऊपर नहीं कर सकते जब तक कि आप उस डेटा को रजिस्टर के अंदर नहीं लेके आते, ठीक है। उसके बाद जब आप उस डेटा पे ऑपरेट कर लेते हैं तो यानी कि जैसे दो नंबर्स थे, अब दो नंबर है 5 और 3, वो मेमोरी में पड़े हुए हैं। आप उन दोनों को, कोई इंस्ट्रक्शन ऐसी नहीं है जो कि उनको मेमोरी में ऐड कर देगी। पहले आप 5 को लेके आएंगे, फिर आप 3 को लेके आएंगे, दोनों को रजिस्टर में लेके आएंगे, फिर आप उनको ऐड करेंगे उन रजिस्टर्स का नाम देके, और उसके बाद जब आपका रिजल्ट आएगा तो वो भी एक रजिस्टर के अंदर जाएगा पहले, ठीक है। और रजिस्टर में जाने के बाद आप स्टोर की इंस्ट्रक्शन से उसको मूव करेंगे मेमोरी के अंदर या जहां भी आप मूव करना चाहते हैं। तो इसलिए इसको लोड स्टोर आर्किटेक्चर कहते हैं। यानी तरीका क्या है? दो नंबर आपने ऐड करने हैं, दोनों नंबर आपके मेमोरी के अंदर है। पहले आप लोड करेंगे और उन नंबर्स को रजिस्टर्स में लाएंगे, फिर आप ऐड करेंगे, फिर आप रिजल्ट जो है वो आपका एक रजिस्टर में चला जाएगा, फिर आप स्टोर की इंस्ट्रक्शन देंगे और डेटा को वापस मेमोरी के अंदर मूव करेंगे, ठीक है। तो ये इसकी लॉजिक होगी कि फर्स्ट ब्रिंग डेटा इनटू रजिस्टर्स फ्रॉम मेमोरी, then you operate on the data and then send data back to the memory.
तो ये वही चीज है जिसकी अभी हमने बात की कि लोड इज यूज्ड फॉर ब्रिंगिंग डेटा फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर, स्टोर इज यूज्ड फॉर सेंडिंग डेटा बैक फ्रॉम रजिस्टर टू मेमोरी. We just have 32 registers and variables can be in thousands. So we cannot have all variables in the processor all the time. सही है? So आपके सारे variables या आपका सारा डेटा जो है वो नहीं हो सकता. उसमें सिर्फ 32 टोटल आपके पास registers हैं. तो आप चंद वेरिएबल्स और चंद डेटा पे ही किसी एक वक्त में ऑपरेट करते हैं और आपको बार बार डेटा को मूव करना पड़ता है बैक एंड फोर्थ फ्रॉम रजिस्टर्स टू मेमोरी एंड मेमोरी से बैक. मेमोरी के बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें यहाँ पे कि मेमोरी किस तरह होती है, तो मेमोरी एक टेबल की तरह है, ठीक है, और टेबल में एक तरफ एड्रेस होता है और दूसरी तरफ डेटा होता है. यानी मेमोरी के अंदर जितना भी डेटा पड़ा होता है हर डेटा का एक यूनिक एड्रेस होता है. ये नहीं आप कर सकते कि वो डेटा पड़ा हुआ है एड्रेस कोई नहीं है, हर डेटा का एक यूनिक एड्रेस होता है. अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 4 GB की रैम है, आप 4 GB रैम की बात करें, तो इसका एड्रेस जो है वो 32 बिट्स का बनेगा, क्योंकि 2 raised to power 32 जब हम करें तो 4 गीगा आपके पास कॉम्बिनेशंस बनते हैं. तो यूनिक कॉम्बिनेशन जिस तरह से 2 बिट्स के 4 बनते हैं, 3 बिट्स के 8 बनते हैं, 4 बिट्स के 16 बनते हैं, उसी तरह से 32 बिट्स के 4 अरब कॉम्बिनेशंस बनते हैं. तो इसलिए 4 गीगाबाइट को अगर आपने एक्सेस करना है तो आपको 32 बिट का एड्रेस चाहिए होगा. दूसरी तरफ हर एड्रेस के अगेंस्ट कोई डेटा पड़ा हुआ होगा आपके पास. डेटा जो है कुछ रैम्स के अंदर 8 बिट का होता है, कुछ में 16 का होता है और कुछ में 32 बिट्स का भी होता है. तो ये डिपेंड करता है, डिफरेंट मेमोरी आर्किटेक्चर्स हैं, इसको आप फिक्स नहीं करते. यानी कि ये मैं नहीं कहता कि हर दफा 8 बिट ही होगा, डिपेंड करता है कौन सी मेमोरी आपने इस्तेमाल की भी है. कई जगह पे एड्रेस पे 8 बिट्स होंगे, कहीं पे 16 और कहीं पे 32 बिट्स होंगे. मेमोरी के अंदर अगर आप ओपन करके उसको एक्चुअली देखेंगे तो दिस इज व्हाट यू विल सी. तो ये भी बिट का एक पैटर्न होगा, ये इसका एड्रेस होगा. ये एड्रेस जब भी आप इसको देंगे आपको ये वाला डेटा मिल जाएगा. तो वैसे एड्रेस और डेटा में कोई फर्क नहीं होगा, मतलब एड्रेस भी जो है वो बाइनरी में होगा, डेटा भी बाइनरी के अंदर ही होगा. तो खाली आप देख के तो नहीं बता सकते, अलबत्ता ये कि जिस तरह से हम उसको यूज करेंगे उससे हमें पता लग जाएगा कि डेटा है. सो फॉर एग्जांपल आप एक एड्रेस जनरेट करेंगे ये वाला 32 बिट का और इसके अगेंस्ट आपको डेटा मिल जाएगा लेट्स से आसिम. लेकिन ये आसिम जो है ये ASIM नहीं लिखा होगा, ये ऊपर जिस तरह से ये लिखे हुए हैं ये इस फॉर्म में होगा. बाद में हम इसको डिकोड करके आसिम बनाएंगे, ठीक है. तो ये एक मेमोरी है, सो इसको आप समझ सकते हैं कि ये अरे है बहुत बड़ा सा, और हर लोकेशन जो है इस अरे की उसके ऊपर 8 या 16 बिट्स का डेटा हमारे पास पड़ा है. और इसमें कितनी लोकेशंस हैं? 4 GB के अंदर 4 अरब लोकेशंस हैं. 8 GB में 8 अरब लोकेशंस. एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? सर ये लोकेशन वाली बात दोबारा बता दें. मेमोरी, अच्छा लोकेशन से मुराद है उसके अंदर कितने खाने बने हुए हैं. हर एक ड्रॉर है, आप समझ लें, आप एक सोचें कैबिनेट है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी ड्रॉर्स हैं. ओके, तो थिंक ऑफ मेमोरी लाइक अ कैबिनेट. तो हर जो ड्रॉर है वो उसको हम लोग कहते हैं एक लोकेशन, ठीक है. तो ड्रॉर को जब आप खोलते हैं तो उसके अंदर जो कागज पड़े होते हैं वो आपका होता है डेटा. अब ड्रॉर्स जो हैं आपने उसकी 8 मसलन ड्रॉर्स थी या 10 ड्रॉर्स. तो आपने जब कोई डेटा कोई कागज निकालना है तो आपको बताना पड़ेगा उसको यूजर को कि यार पहली ड्रॉर में है या दूसरी में है या तीसरी में है. तो ये जो पहली से लेकर 10 तक आप ड्रॉर का नंबर बता रहे हैं ये उसका एड्रेस है, ठीक है. तो आप कहेंगे जी ड्रॉर नंबर 5 में है, तो आप 5 नंबर ड्रॉर को खींचेंगे, उसमें से जो चीज निकलेगी वो हमारा डेटा होगा. और 5 जो है उसको ड्रॉर जो है उसको हम लोग कह देते हैं वो उसकी लोकेशन है. ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो मेमोरी को आप एक कैबिनेट के तौर पे सोचें, लेकिन कैबिनेट के अंदर तो 8 ड्रॉर्स होंगी या 4 या 5 ड्रॉर्स होंगी. मेमोरी के अंदर अरबों होंगी, समझ लें. तो एक बहुत बड़ी सी कैबिनेट है और उसमें अरबों ड्रॉर्स हैं. तो हर ड्रॉर जाहिर है कि
डेटा कहीं भी हो सकता है, तो आपको ड्रॉअर का नंबर पता होना चाहिए कि आपने डेटा किस ड्रॉअर में रखवाया था। तो क्योंकि अदरवाइज आप रैंडमली रखवा देंगे तो अरबों ड्रॉअर्स हैं, आप क्या सारी खोल के तो नहीं देखेंगे ना कि डेटा कहाँ है। तो आपको लिखवाते वक्त भी पता होना चाहिए कि आप उसको कहाँ सेव कर रहे हैं, और उसी तरह से जब आप उसको रीड करेंगे तो भी आपको एड्रेस देना पड़ेगा उस डेटा को रीड करने के लिए, अदरवाइज आपका सारा डेटा गुम हो जाएगा। तो आप वैसे ही जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो आप इन एड्रेसेस की परवाह नहीं करते, क्योंकि ये एड्रेसेस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मैनेज कर रहा होता है। लेकिन जब हम असेंबली में करेंगे तो फिर हम थोड़ा सा हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारे एड्रेसेस क्या हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया? जी ओके, चलिए ये आज की आखिरी चीज है, इसको हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, मिप्स की जो है पहले हम सबसे पहले ना जो सबसे सिंपल इंस्ट्रक्शन है वो देख लेते हैं, उसकी एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता सारी इंस्ट्रक्शंस करते जाएंगे। तो हम अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करें। सो पहली चीज तो ये है कि ऑल मिप्स अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैव 3 ऑपरेंड्स। ऑपरेंड क्या है? ऑपरेंड है वो डेटा जिसके ऊपर आप ऑपरेट करेंगे, ठीक है, या जहां पे आपका डेटा स्टोर करवाया जाएगा। तो दूसरी चीज ये कि ऑपरेंड ऑर्डर इज फिक्स्ड, यानी कि आपका जो है ऑर्डर है ऑपरेंड का, वो डिटरमिन करेगा कि क्या सोर्स है और क्या डेस्टिनेशन है। तो सी का कोड अगर आपने लिखा a इज इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है, तो ये मिप्स का कोड इस तरह का बनेगा। ऐड या के रजिस्टर्स के नाम है, डॉलर साइन है, S0 S1 S2। तो ये जो पहला है ना ऑपरेंड आपका, इनको हम ऑपरेंड्स कहेंगे ना, तो इसके 3 ऑपरेंड्स होंगे हमेशा जो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है। तो ये जो पहला ऑपरेंड है ना, ये हमारी डेस्टिनेशन होगी, यानी कि यहाँ पे S0 में रिजल्ट सेव होगा, और ये 2 हमारे सोर्स ऑपरेंड्स होंगे। क्या होंगे? सोर्स ऑपरेंड्स, यानी यहाँ पे डेटा होगा जिनको हमने ऐड करना होगा, यानी S1 में B पड़ा होगा और S2 जो है उसके अंदर C का डेटा होगा, और ये इन दोनों को ऐड करेगा और ऐड करके जो रिजल्ट है वो S0 में लिखवा देगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है। सो पहले डेस्टिनेशन, फिर 2 सोर्स ऑपरेंड्स। अच्छा, ये जो ऐड की इंस्ट्रक्शन है ये आप एज इट इज नहीं दे सकते, इसमें ये पहले आपको इन ये वाला जो डेटा है, जो भी बी और सी की वैल्यू है, इनको पहले आपने S1 और S2 में मूव करवाना है। मूव करवाएंगे यानी लोड करवाएंगे, तो फिर ये ऐड करेगा। ठीक है, तो उसने अभी एज्यूम किया है कि डेटा ऑलरेडी लोडेड है तमाम रजिस्टर्स के अंदर, तो उसने बताया कि ये जब आपने लोड करवा दिया है तो फिर आप ऐड की इंस्ट्रक्शन का ये फॉर्मेट होगा। तो 3 ऑपरेंड्स होंगे, डेस्टिनेशन पहले आएगी, सोर्स बाद में। ये ऐड की इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है। क्लियर है हर एक को? इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा, ओके, सो डिजाइन प्रिंसिपल नंबर 1, सिंपलिसिटी फेवर्स रेगुलरिटी। ट्रांसलेशन इसका क्या है आसान जुबान में? रेगुलर इंस्ट्रक्शंस मेक फॉर सिंपल हार्डवेयर। जैसे हमने बात की थी कि हार्डवेयर अगर सिंपल होगा तो वो तेज चलेगा। अच्छा, अब हार्डवेयर को सिंपल करने में पहली स्टेप ये है कि आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो रेगुलर हो, मीनिंग के ना हर इंस्ट्रक्शन जो है वो किसी फिक्स्ड लेंथ की हो। अगर कोई इंस्ट्रक्शन लंबी है और कोई इंस्ट्रक्शन छोटी है तो हार्डवेयर कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। तो इसमें हमने पहली चीज तो ये की कि हमने अपनी जितनी भी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस है ना, सबकी फिक्स्ड लेंथ रख दी है और एक तरह का फिक्स्ड फॉर्मेट रख दिया है। तो ये थोड़ा सा जरा सा मुश्किल हो जाएगा प्रोग्रामिंग करना इसके लिए, लेकिन इससे हार्डवेयर सिंपल होगा, और हार्डवेयर सिंपल होगा तो वो चलेगा तेज। तो अब देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम सी कोड देखें तो वो लिखा हुआ है a इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी। सी में तो ये तीनों को बी प्लस सी प्लस डी को एक ही स्टेप में ऐड करके ए में इसका आंसर लिखवा देगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास सिर्फ 3 ऑपरेंड्स हैं, तो हम लोग और एक उसमें से डेस्टिनेशन है,
तो हम b प्लस c प्लस d को एक ही इंस्ट्रक्शन में ऐड नहीं कर पाएंगे असेंबली के अंदर। तो अब उसने क्या किया है कि उसने पहले किया है ऐड s1 s2 और उसका रिजल्ट लिखवाया है उसने t0 में। सो s1 s2 कुड बी लेट्स से b प्लस c, ठीक है। तो b प्लस c को उसने पहले ऐड किया है और उसका रिजल्ट उसने t0 में लिखवाया। उसके बाद उसने जो रिजल्ट था t0 उसको ऐड किया S3 में और लेट्स से S3 में D था, ठीक है। और उसका रिजल्ट उसने फिर S0 में लिखवाया है और फिर बाद में S0 से सब्ट्रैक्ट किया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाली जो सिंगल लाइन की इंस्ट्रक्शन थी इसको हमें 2 लाइनों के अंदर कंप्लीट करना पड़ा है, क्योंकि हम 2 से ज्यादा नंबर्स को इकट्ठा ऐड नहीं कर सकते थे। तो अगर आपके पास 100 नंबर आपने ऐड करने हैं तो आपको 2-2 करके उनको ऐड करना। ठीक है जी, क्लियर? हाँ जी, क्लियर है तो बोलें क्लियर, नहीं क्लियर तो बोले नहीं क्लियर। फर्स्ट वाली लाइन में अगर तीनों को ऐड करेंगे तो एरर देगा, चलेगा ना? हाँ, 3 आप उसका फॉर्मेट ही नहीं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, यानी तीसरा रजिस्टर आप दे नहीं सकते। S1 और S2 आपने दे दिया ना, तो तीसरा आप लिख ही नहीं सकते। ओके सर। ओके, चलें आज के लिए काफी है। अच्छा, एक दूसरी चीज डिस्कस ये करनी थी कि कल है 23 मार्च, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी तो बंद है और सो उस तरह तो क्लास मतलब नहीं होगी, लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि कल हम क्लास कर लेते हैं जो हमारा रेगुलर टाइम है, क्योंकि अदरवाइज इसकी मेकअप करनी पड़ेगी 2 घंटे की। तो वो बजाय के कि हम वो फिर वेंसडे या थर्सडे या किसी और दिन हम करें, तो बेहतर है कि हम 1:30 टू 3:30 कल क्लास कर लेते हैं। तो आप सब लोग घर पे ही हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आप लोगों को इस पर कोई इतराज नहीं है तो फिर हम रेगुलर क्लास करते हैं, बजाय इसके कि कल क्लास ना करें और फिर परसों मेकअप करें। क्या ख्याल है आपका? कल Yes, sir, 1:30 ठीक है। से अगर पहले कर लें तो क्या चीज? रेगुलर से मतलब पहले टाइमिंग पे कर लें सर। मुझे उस पे कोई इतराज नहीं है। मुझे नहीं पता कि उससे पहले आपकी ये मल्टी वेरिएबल कैलकुलस की भी क्लास है कल, और उससे पहले डेटा स्ट्रक्चर्स की लैब है। तो अगर तो वो नहीं हो रहे तो हम पहले कर सकते हैं, मुझे तो कोई इतराज नहीं। अगर वो हो रहा है तो फिर हम किसी और वक्त कर सकते हैं। सो अगर बाकी टीचर्स ने नहीं रखी हुई तो हम इसको 10:30 रख सकते हैं क्लास को। तो बाकी टीचर नहीं कुछ नहीं कर रहे तो कल फिर क्या कहते हैं आप लोग 10:30 कर लें? कुछ नहीं कहता। अच्छा, ऐसा करें कि सीआर के साथ आप डिस्कस करके ना, सीआर को कहना मुझे मैसेज कर दें। तो लैब हो रही होगी ना हमारी डाटा स्ट्रक्चर की। कल वैसे तो छुट्टी है ना। अच्छा सर, हाँ चलें ऐसे कर लें फिर। अगर लेकिन उन्होंने ऐसे कोई बताया तो नहीं है कि स्केड्यूल के भाई ऑफिशियल तो नहीं है, उन्होंने बताया कि भाई क्लास होंगी या कल या नहीं। हाँ,